नमस्कार। सवाल आज का देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। आज 26 जून है। ये दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक गंभीर खतरे के प्रति सचेत करने का वैश्विक अभियान है। आज विश्व नशा निषेध दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत इसलिए की ताकि समाज को नशीले पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, उनकी अवैध तस्करी और उससे पैदा होने वाले सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी संकटों के प्रति जागरूक किया जा सके। ड्रग्स की समस्या केवल किसी एक देश की चुनौती नहीं है, यह युवाओं के भविष्य, परिवारों की खुशी, समाज की सुरक्षा और देशों की अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित करती है। अवैध ड्रग नेटवर्क अक्सर संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और हिंसा से भी जुड़े होते हैं। इसलिए इस लड़ाई में केवल सरकार या सुरक्षा एजेंसियां ही नहीं बल्कि परिवार, शिक्षक, डॉक्टर, सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि नशे की समस्या कितनी गंभीर है, इसमें बचाव के प्रभावी उपाय क्या हैं, कानून कितने कारगर हैं, युवाओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और एक ड्रग्स मुक्त समाज बनाने में हम सभी की क्या भूमिका हो सकती है। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अयान सरूरी जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक राइटर भी हैं और बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी भी हैं। आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए अयान। और शुरुआत बहुत मैं बहुत आपसे शुक्रिया कर सर। रहा हूं और इसी बात से करूंगा, भारत में ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर होती जा रही है, युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के प्रमुख कारण क्या क्या रहते हैं अयान? अ, एक बार फिर से द अर्थ न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आज इस मौके पे, आज की जिस तरह से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग है, और इस मौके पे बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से एक ड्रग का जो इशू है, जिस तरह आपने कहा कि पहला मेरा सवाल ये है कि किस तरह से ड्रग अब्यूज़ जो है बढ़ता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर देखा जाए तो ये अब्यूज़ जो है कहीं न कहीं इसकी क्राइसिस जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। अगर हम ड्रग्स की पर्टिकुलरली बात करें तो ड्रग्स एक ऐसा कारण बन चुका है जो कि आज हर समाज में पाया जा रहा है, हर कम्युनिटी में पाया जा रहा है। और ये जो है इस तरह से फैल रहा है जो कि ना रिलीजन को देख रहा है, ना रीजन को देख रहा है, ना किसी भी बाउंड्री को देख रहा है। बल्कि ये हमारी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा डीप रूटेड जो है एक बीमारी, एक काज़ जो है बन गया है। अयान, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी 100 दिन का अभियान जो है वो चलाया जा रहा है नशे के विरुद्ध, तो इस अभियान को आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना कारगर साबित होगा आने वाले समय के अंदर? देखिए, नशा मुक्त अभियान की एक कैंपेन को लॉन्च करना जो है एक, मैं समझता हूँ कि बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जिससे जो है हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस को फैला सकते हैं उन लोगों को जो कि इस चीज़ की लत में नहीं आए हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ जिस तरह से इस चीज़ के ऊपर कानूनी कार्रवाई देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से एग्ज़ीक्यूशन देखने को मिल रहा है लॉ का, या फिर जो भी एनडीपीएस है, उस चीज़ के जो कि नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं या स्मगलर्स हैं, उनके ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो भी कहीं न कहीं सराहने के लायक है। लेकिन इस चीज़ में जो है मेन एक जो लूप होल रहता है, कहीं न कहीं जो असर हमें उस चीज़ की तरफ जो है मोड़ने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम बात करें, जिस तरह से जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, उन इंसानों के लिए, उन ड्रग एडिक्ट्स के लिए रिहैबिलिटेशन का मुहैया कराना, उन चीज़ों को अवेल कराना जिससे उनकी जो है रिहैबिलिटेशन, जिससे उनकी डी एडिक्शन जो है स्टार्ट हो। जिस तरह से वो, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ड्रग जो एडिक्ट होता है, उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि अगर वो अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने आप को ठीक करना चाहता है, तो उसका मेन चैलेंजिंग फैक्टर ये रहता है कि मैं अब ठीक किस तरह होऊँगा। वो कहीं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाता है तो वो रिलैप्स हो जाता है, कहीं वो भाग जाते हैं, और कहीं जो है वो अपने माँ-बाप से उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ऐसी सोसाइटीज़ में आज के ज़माने में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि हमारे माँ-बाप जो हैं, जो भी ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उनके माँ-बाप जो हैं परेशान होते हैं, वो अपने आप को स्टिग्मा फ़ील करते हैं कि अगर हम ये बात किसी बंदे को बोलेंगे, किसी रिश्तेदार को बोलेंगे या डॉक्टर के पास लेके इस केस को जाएँगे जो कि हमारा बच्चा इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग एडिक्शन में, तो वो जो है इस चीज़ के ऊपर शर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो 100 डेज़ की नशा मुक्त अभियान है, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, लेकिन मोबिलाइज़ेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए। लेकिन कहीं न कहीं जो लोग हमें ड्रग डी एडिक्शन में हैं, जो लोग इस चीज़ में फँसे हुए हैं ड्रग के इसका चक्कर में, पूरे इस लूप में, मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए भी हमें एक राहत की स्कीम जो है, इन राहत के एक इस तरीके का हमें चैनलाइज़िंग स्टेप उठाना चाहिए, जिससे जो है हम उन लोगों तक जो है
इतना आम कर दें इस रिहैबिलिटेशन को, इतना आम कर दें इस चीज़ को, जितना उनके पास जो है ड्रग एडिक्ट के लिए जो है एक ड्रग को लाना आम हो गया होता है। अच्छा, ड्रग्स की लत के जो शुरुआती संकेत हैं वो कैसे पहचाने जा सकते हैं? परिवार नशे की रोकथाम में सबसे प्रभावी भूमिका कैसे निभा सकते हैं? देखिए, अगर एक बच्चा होता है, वो सबसे पहले आपके उसके उसके सिम्पटम्स आपको पता चलेंगे, उसके बारे में, वो उसका मूड कैसा है, उसका बिहेवियरल चेंजेस क्या-क्या हैं, वो सब आपको उसी वक़्त पता चलते हैं जब वो आपके सामने होता है। और माँ-बाप के लिए ये बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है कि वो जो है अपने बच्चे को जान लें कि आज मेरे बच्चे में क्या-क्या चेंजेस है, आज मेरे बच्चे में क्या-क्या इम्प्रूवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने जिस तरह से कहा कि सिम्पटम्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या वो निशानियाँ हैं जिससे एक इंसान को स्पेशली पेरेंट्स को ये पता चले कि हमारे बच्चे में जो है चेंजेस हैं, वो ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है या फिर वो किसी डिप्रेशन या एंजाइटी का भी शिकार हो सकता है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर आप पेरेंट्स के लिए ये मैसेज रहेगा कि अगर वो अपने बच्चे में थोड़ी-सी बिहेवियरल चेंजेस देखते हैं या वो चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है या गुस्सा कर रहा है या फिर ऐसा व्यवहार कर रहा है जो वो पहले नहीं करता था, तो आई थिंक उसके बाद जो है दूसरा ये रहना चाहिए कि वो आपसे पॉकेट मनी को ज़्यादा माँग रहा है। आप उसकी पॉकेट मनी पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 थी और अब वो जो है आपसे 300 या 400 माँगने लग रहा है। तो यही बहुत सारी चेंजेज़ हैं जो कि डॉक्टर्स खुद फाइंड करते हैं, जो कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जब वो ड्रग एडिक्ट्स के केसेज़ को देखते हैं, तो तब वो यही फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं पहले-पहले इनिशियल स्टेज में ₹500 घरवालों से माँगते हैं एंड देन फिर वो जो है ₹1000, 2000, 10,000 एंड लास्ट पे वो चोरी करने पे, माँ-बाप को इंटिमिडेट करने पे, लोगों के साथ गलत सौदा करने में जो है मजबूर हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जिनके ऊपर जो है घरवालों को देखना चाहिए कि वो पहले कितनी आमदनी में अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करता था, वो व्यवहार कैसा करता था और बाद में जो है वो बाहर जब जाता है, वो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, किस तरह से किन लोगों के साथ मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर घरवालों को नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि स्कूल और कॉलेज इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं? और सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस समस्या में कितना योगदान है? देखिए, अगर स्कूल एंड कॉलेजेस की पहले बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि आप घरवालों के बाद जो है अगर एक बच्चा है वो कहीं न कहीं अपने स्कूल में ही होता है, वो अपने टीचर्स के साथ होता है, अपने स्टूडेंट्स जो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ होता है। और जिस तरह से स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ जो है हमारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एक अच्छा किरदार अदा करती हैं। क्योंकि जब आप स्कूल में जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के अपने दिन के जो हैं 3 से 7 घंटे जो हैं गुज़ार रहे हैं या कम से कम आप 5 घंटे ऑन एन एवरेज जो है गुज़ारते हैं पर डे। और जब आप वहाँ पे जाएँगे, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ के बाकी बच्चों का बिहेवियर किस तरह का होगा, वो किस तरीके से उठते हैं, बैठते हैं, किस तरह से वो अपनी जो डेली लाइफ़ है और रूटीन है, उनको अंजाम देते हैं। मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बाकी बच्चों के लिए। क्योंकि ये इस तरह से काम करता है जिस तरह पीयर प्रेशर काम करता है। जब एक स्टूडेंट ड्रग्स की ओर लग जाएगा, तो वहाँ से जो है आप दूसरे स्टूडेंट की उम्मीद ना करिए कि वो ड्रग से बचेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आज देखा जाए तो बहुत सारे स्कूल्स में जो है स्मोकिंग का एक कल्चर बना हुआ है। बहुत सारे स्कूल्स में मिलता है। आपको स्कूल्स के वॉशरूम में जाइए या स्कूल की बाहर वाले इलाकों में जाएँगे तो आप कहीं न कहीं ऐसा पाएँगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक बिल्कुल गलत माहौल होता है, बिल्कुल गलत संगत से आए हुए होते हैं और फिर वो बाकी बच्चों से मिलते हैं और फिर जो क्राइम है, जो क्रिमिनलाइज़ेशन है या फिर स्मोकिंग है या फिर जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, जो इलिसिट ट्रैफ़िकिंग है या जो भी कुछ भी हो, वो फिर एक नॉर्मलाइज़्ड एक्ट बन जाता है। और इसी तरह से जो है जब बाकी बच्चे आराम-आराम से स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद जो है ये एक नॉर्मलाइज़्ड एक्ट बन जाता है और बिल्कुल ये बाकी बच्चे भी जो हैं एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जहाँ तक सवाल आती है इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स की क्या वैल्यू है, तो मैं समझता हूँ कि जो स्कूल्स के गवर्निंग और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे स्कूल में किस तरह के बच्चे हैं, हमारे स्कूल में किस तरीके का व्यवहार जो है बना हुआ है, किस तरह से बच्चे जो है आ रहे हैं, किस तरह से क्या चल रहा है। तो मैं समझता हूँ वो कहीं न कहीं एक बहुत ज़्यादा अच्छा अवेयरिंग स्टेप होगा और जिस तरह वो अगर अवेयरनेस को फैलाएँगे, अगर वो बच्चों के अंदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डेवलप करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है हम इस महामारी से बच सकते हैं। और जिस तरह
जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया जो है आज हर एक के पास है और सोशल मीडिया के बहुत सारे फ्लॉज़ भी हैं और मेरिट्स भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेरिट्स की, तो हम इस चीज़ को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए। जिस तरह से 100 डेज़ नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, अगर हम उसी के पैरेलल में एक 100 डेज़ की एक वीडियो सीरीज़ चलाएँ, किस तरह से क्या हो रहा है, हमारे सोसाइटी में क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली हमारे जे-एंड-के में क्या हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या टिप्स हैं, क्या तरकीबें हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगा। और वहीं पे अगर इसके फ्लॉज़ की बात की जाए, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फ़ोन्स को ले लीजिए, ये जो है आज के ज़माने में स्पेशली मैं उन लोगों की बात करना चाहूँगा जो ड्रग्स में मुब्तला हैं। ये उनके लिए एक ट्रैफ़िकिंग का एक नेटवर्क बन चुका है। बहुत सारे जो एडिक्ट्स हैं वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रैफ़िकिंग एंड डिफरेंट इल्लीगल एंड इलिसिट एक्टिविटीज़। So I think there are equal merits and flaws of the social media. अच्छा अयान, जो वर्तमान स्थिति है उसमें कानून ड्रग तस्करी रोकने के लिए क्या पर्याप्त माने जा सकते हैं और वो किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं, उनको कितना सख्त करने की ज़रूरत है? देखिए, अगर बात की जाए जिस तरह से हमारे पास एनडीपीएस है, जिस तरह हम पिट एनडीपीएस के केसेस को देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूशन है। मेन चीज़ हमारे पास कानून जो है बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन एग्जीक्यूशन को कहीं न कहीं हमें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब उन कानूनों को लागू करने की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। और जिस तरह से हमारे पास पिट एनडीपीएस के केसेस हम देखते रहते हैं, हम डिमोलिशन ड्राइव्स को देखते रहते हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह से मैं समझता हूँ, जिस तरह से 100 डेज़ नशा मुक्त अभियान के बाद जो है ये कैंपेन के बाद जिस तरह से हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कि डिमोलिशन ड्राइव्स जो कि ड्रग पेडलर्स के घरों के ऊपर चली, और उसके बाद जो एनडीपीएस या पीट एनडीपीएस में लोगों को ख़ास तौर पे वो जो इलिसिट ट्रैफिकिंग में या फिर जो नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं, उनके ऊपर जो है इस कानून को दबोचा जा रहा है। मैं समझता हूँ ये एक प्रॉपर यूज़ है, और अगर इसकी एग्ज़ीक्यूशन की बात की जाए तो बहुत अच्छी तरीके से एग्ज़ीक्यूट किया जा रहा है। और जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल सराहने के लायक है। लेकिन इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ीक्यूशन की और ज़रूरत है। इसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, प्रॉपर जो है एक कमिटी बने जिसके तहत जो है हर मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में और हर सिटी में जो है मोबिलाइज़ किया जाए। पुलिस टीम्स को मोबिलाइज़ किया जाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ड्रग्स के इतने केसेस थे तो क्या हुआ, उनका डिस्पोज़ कितनों का हुआ और कितने उसमें से हमारे पास रिकवर हुए, कितनों ने छोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ ये छोटे-मोटे जो स्टेप्स हैं, इनके वजह से जो है, इनकी वजह से हम काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के ऊपर, इस काज़ के ऊपर जो है हाथ रख सकते हैं। जो है उनमें ड्रग्स तस्करी रोकने की सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या पेश करनी पड़ती हैं आज के समय में? देखिए, अब बहुत सारी ट्रैफ़िकिंग का बहुत ज़्यादा जिस तरह आप देख सकते हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रैफ़िकिंग है और उसके अलावा बहुत सारे हैं। लेकिन अगर बात की जाए, अगर हम उस विषय पे ना जाएँ, लेकिन अगर हम प्रॉपर इस चीज़ को देखें कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से ड्रग्स पहुँचता है, तो मैं समझता हूँ वो उन लोगों के ज़रिए पहुँचता है जो हमारी सोसाइटी में नासूर का काम करते हैं। हमारी सोसाइटी में एज़ अ कैंसर और एपिडेमिक डिज़ीज़ की तरह काम करते हैं। तो जब तक ना हम उन लोगों को पकड़ेंगे, उनके ऊपर कर्ब लगाएँगे, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं हम थोड़ा-सा इस चीज़ में पीछे रहेंगे कि अगर हम सिर्फ़ अवेयरनेस की ओर जाएँगे। हमें उन लोगों की चेन को तोड़ना है जो इस चीज़ में तस्करी को आगे लाते हैं, जो बाहर से लाए हुए चीज़ को जो है इल्लीगली जो है यूज़ करते हैं इल्लीगल पर्पसेज़ के लिए और हमारी सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, हमारी घरों की खुशियों को छीन रहे हैं। और इसी तरह से जो है बहुत सारे इसके डिमेरिट्स हैं कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है पिछले 5-6 सालों से, जिस तरह ये ड्रग अब्यूज़ ऊपर ही जा रहा है, इंक्रीज़ पे है और क्राइसिस बढ़ती जा रही है। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना चाहिए कि किस तरह से इलिसिट ट्रैफ़िकिंग हो रही है और इलिसिट ट्रैफ़िकिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या मेजर्स हैं, वो एग्ज़ीक्यूशन और लॉ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ में ना जाएँ, लेकिन हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए, हम अपनी मोहल्ला की कमेटी को फ़ॉर्म करें, हमारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी कमिटीज़ को फ़ॉर्म करें और वो जो है कोऑपरेट करें हमारी पुलिस के साथ। हमें कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस के साथ, ताकि हम जो है उन नोटोरियस ड्रग पेडलर्स को, उन नोटोरियस लोगों को पकड़ें जो इसकी ट्रैफ़िकिंग करते हैं, जो इसे स्मगल करते हैं और हमारी सोसाइटियों तक पहुँचाते हैं और एक नॉर्मलाइज़्ड एक्ट बना देते हैं। अच्छा, नशे का मानसिक स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या पड़ता है?
देखिए, नशा जो है उसका हर वक़्त जो है डिमेरिटी है। आप नशा कर रहे हैं तो यानी आप अपने दिमाग से भी जा रहे हैं, आप अपने दिमागी तवाज़ुन को भी खो रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी और जान और माल के साथ दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर बात की जाए पर्टिकुलरली कि आपके मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप जब नशा लेते हैं, तो उसके बाद जो है आपका दिमाग जो है इसमें टोटली इन्वॉल्व हो जाता है और देन आपको जो है कुछ पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसा हूँ, किस हालत में हूँ। और जिस तरह से ये सिचुएशन, ये इनटेक बढ़ता जाता है, उतना ज़्यादा आप इस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपकी टेंडेंसी जितनी इंक्रीज़ होगी एंड देन यू विल गो कि आप इस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाएँगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह से ये इश्यू देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोग फिर आप जब नशा का इनटेक कर रहे हैं, जब आप ड्रग्स को ले रहे हैं, उसके बाद आप जो है बेफ़िक्र हो रहे हैं। ना आपको घर की परवाह हो रही है, ना आपको बाकी किसी चीज़ की परवाह हो रही है। आप सिर्फ़ जो हैं अपने नशा और अपने आप की तैयारी में जुटे रहते हैं कि मेरे को इस चीज़ का इंटेक कैसे करना है। बल्कि आपको कुछ पता नहीं रहता है कि मैं अब क्या करूँगा, मैं क्या खाऊँगा, मैं क्या पीऊँगा, कुछ भी नहीं। अब इसी अच्छा। तरह जो है ये सिचुएशन बढ़ती जाती है और आप जो है कहीं न कहीं अपने दिमाग से अपना तवाज़ुन खो लेते हैं। आप जो है ना घर के रहते हैं, ना इधर के रहते हैं। तो इसी तरह जो है ये सिचुएशन बढ़ती जाती है और आपकी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है ड्रग्स के ऊपर और देन आपका दिमाग इतना ख़त्म हो जाता है, आपकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि आप उस ड्रग्स के बगैर नहीं रह सकते हैं। आप खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन आपको जैसे आप ड्रग्स के बगैर रहेंगे, आपको जो है सिम्पटम्स आएँगे, आपको विथड्रॉवल सिम्पटम्स आएँगे। तो कहीं न कहीं पूरा दिमाग जो है आपकी पूरा न्यूरॉन जो नर्व सिस्टम होता है, वो सब का सब इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। क्या हर नशे का आदी व्यक्ति जो है वो पूरी तरह ठीक हो सकता है? देखिए इसमें जो है कहीं न कहीं मेडिकेशन की भी ज़रूरत है और मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक मैं कह सकता हूँ उसमें ये है कि हम अगर हमें ये स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पेशेंट है और कितना पुराना एडिक्ट है। अगर एडिक्ट नया है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे नए पेशेंट्स होते हैं और घरवालों के और सोशल स्टिग्मा के कारण जो है वो डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, रिहैबिलिटेशन को अवेल नहीं कर पाते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो मैक्सिमम ड्रग केसेस में देखने को मिलती है। जिस तरह से ड्रग डी एडिक्शन का सवाल है, तो ये जितना जल्दी हो सके, जितना टेंडर एज में जा सके जो ड्रग एडिक्ट है, उतना उसके लिए बेनिफिशियल है और वो जो है जल्दी-जल्दी उसके रिकवरी के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो उन केंद्रों की सफलता अक्सर किन बातों पर जो है वो निर्भर करती है? देखिए, वहाँ सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो प्राइवेट ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, उनका सेल्फलेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कैंसर से भयानक है, जो कि एक बुखार या फिर जो दीगर बीमारियाँ हैं, इंसानी ह्यूमन डिज़ीज़ेज़ हैं, उनसे ज़्यादा भयानक है। क्योंकि इसमें एक इंसान को प्यार भी चाहिए, एक इंसान को जो है उसको ये भी एहसास होना चाहिए कि ये लोग मेरे लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और उसको ये भी चाहिए कि मेरे को किस चीज़ के लिए दवाई दी जा रही है और उसको प्रॉपर काउंसलिंग भी चाहिए। ये काम ऐसा नहीं है कि आप दवाई लिख के देंगे, वो आपको फ़ी पे करेंगे और आप चले जाएँगे या फिर आप वहीं पे रहेंगे एज़ अ हॉस्टल या जो भी आज सिचुएशन देखने को मिलती है रिहैबिलिटेशंस की। लेकिन कहीं न कहीं जो आज के वक़्त में जो खराबी है, वो थोड़ी बहुत मुझे लगती है कि हम लोग सेल्फलेस नहीं हैं। अगर हम इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं, इस कॉज़ को, इस क्राइसिस को रुकाना चाहते हैं इंक्रीज़ होने से, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमें सेल्फलेस होना है। हमें अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो हमें उसको एज़ अ ये ट्रीट करना है कि यार ये ऐसा बंदा है जिसे प्यार भी चाहिए, जिसे दवाई भी चाहिए और हमें जो है अपनी तरफ ये रखना है कि हमें इस चीज़ का जो है कोई भी कुछ मिलेगा, कुछ भी हमें इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा वो फ्रूटफुल ही होगा और ऊपर वाला उस चीज़ का रिज़ल्ट देगा। हम ये सोचते हैं कि हमारा पैसा कैसे बनेगा, हमारी बिल्डिंग्स कैसे बनेगी, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में दुगनाई किस तरह से आएगी। इस चीज़ के लिए हमें कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए जो मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें सेल्फलेस होने की ज़रूरत है। बाकी जिस तरह से ड्रग डी एडिक्शन का सवाल है, उसमें जो है मेडिकेशन है, उसमें रिहैबिलिटेशन है, उसमें काउंसलिंग है और जब तक प्रॉपर काउंसलिंग होती है, जो कि रिहैबिलिटेशन में आपको अच्छे तरीके से अवेल होती है, तो मैं समझता हूँ इन कारणों से जो है इन वजहों को जब हम अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लाएँगे और ड्रग डी एडिक्शन को अवेल करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे अवेयरनेस के ज़रिए और उन लोगों तक पहुँचेंगे जिन लोगों के बच्चे जो हैं ड्रग में फँसे हुए हैं, जो कि सोशल स्टिग्मा की वजह से अवेल नहीं कर पाते हैं मेडिकेशन को। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं हम इस चीज़ को जो है कर्ब कर सकते हैं। अच्छा, पुनर्वास केंद्रों की तो हमने बात कर ली है।
तो युवाओं को नशे से दूर रखने के सबसे प्रभावी उपाय क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर नशा से बचना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी को देखना है। सोसाइटी इन द सेंस हम अपनी पर्टिकुलरली सोसाइटी, मतलब हम किस सोसाइटी में उठ रहे हैं, किस में बैठ रहे हैं, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। हम अपनी इर्द-गिर्द को देखें, हमारे साथ किनका उठना है, किनका बैठना है, वो क्या करते हैं, उनका रहन-सहन कैसा है, उनका उठना-बैठना कैसा है। तो जिस तरह से देखा जाए तो आप जब पीयर प्रेशर में घुस जाते हैं, अगर एक बच्चा फॉर इंस्टेंस एक स्मोकिंग करता है, एक सिगरेट पीता है दिन की, तो कहीं न कहीं जब आप उस ग्रुप में जाएँगे तो वो पीयर प्रेशर आप पे काम करेगा। आप 1 महीने नहीं, दूसरे महीने नहीं, तीसरे महीने आप भी एक स्टार्ट कर लेंगे और जब आप इसमें जाते हैं तो ये पूरा एक पीयर प्रेशर के ज़रिए जो है काम करता है। तभी आपका जो है आराम-आराम से आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। आप जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले अगर हमें बचना है तो हमें अपने सोसाइटी को देखना चाहिए कि हमारी उठने-बैठने के ताल्लुकात किन लोगों से हैं, वो करते क्या हैं। दूसरा सवाल वो ये है कि हमें अपने जहाँ पे हम जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं और या फिर जो हमारी पर्सनल लाइफ़ है, हमें उस चीज़ में, अपनी पर्सनल लाइफ़ में इस चीज़ को बिठा देना चाहिए, ठान लेना चाहिए कि जो ड्रग्स है, वो हमें हमेशा ज़ाया ही करेगा। जो गलत चीज़ें हैं, अगर वो नॉर्मलाइज़ भी हो चुकी हैं, स्मोकिंग है, वो गलत है, इंजूरियस है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन नॉर्मलाइज़ है। अल्कोहल आप इनटेक कर रहे हैं, वो नॉर्मलाइज़ हो चुका है और लेकिन वो आपके लिए इंजूरियस ही रहेगा, अगर वो नॉर्मलाइज़ भी हो चुका है। तो आप कोई गलत काम कर रहे हैं, इल्लीगल है और चाहे वो नॉर्मलाइज़ भी हुआ है, वो आपके लिए गलत ही रहेगा, आपको नुकसान ही देगा। तो इसी चीज़ को जब हम पर्सनल लाइफ़ में और जब खुद सोचेंगे इस चीज़ के ऊपर, इस थॉट के ऊपर कि हाँ, ये नॉर्मलाइज़ हो चुका है, लेकिन ये करना गलत है। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं हम इस चीज़ से दूर रहेंगे। में जो नशा छोड़ चुके हुए लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नशा करके उसके बाद हिम्मत करके छोड़ते भी हैं, तो समाज उन लोगों को किस तरह से स्वीकार करता है और कितनी बड़ी चुनौती वो रहती है? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आप किसी ड्रग एडिक्ट को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसे सबसे पहले एक शफ़क़त से ट्रीट करना चाहिए। अगर वो बेशक एडिक्ट हो चुका है और बाद में कोशिश कर रहा है कि मैं अब इस चीज़ से कैसे बाहर आऊँ, इस चीज़ को कैसे ओवरकम करूँ, तो सबसे पहली बात है हमें उसके साथ स्टिग्मा नहीं रखना है कि ये एडिक्ट था, ये ऐसा था, ये चोर था, ये वो था। जिस तरह के आज के हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है, बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जब उनसे बात की जाती है, तो वो यही फरमाते हैं कि यार हमें ऐसा किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो ये है कि वो एडिक्ट जब ये समझता है कि मेरी सोसाइटी में अब कोई वैल्यू नहीं रही है, वो फिर और इस एडिक्शन का शिकार हो जाता है। वो कहता है जब अब मैं किसी काम का नहीं मैं जब मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला सोसाइटी में, तो मैं और यही कर लेता हूँ। या फिर अगर ये नहीं करेगा तो वो डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए एज़ अ सोसाइटी हम लोगों को और हमारी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन चीज़ों को एकजुट होने की ज़रूरत है। कोलैबोरेटेड वे में जो है, इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि हम किस तरह से जो लोग जिन लोगों ने डी एडिक्शन को जिन लोगों ने एडिक्शन को छोड़ दिया है, जो लोग अब ठीक हैं लेकिन नशा में पहले इन्वॉल्व थे, उन लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाए। उनके साथ जो है हमें शफ़क़त रखनी चाहिए, उनके साथ जो है हमें कोई बुरा व्यवहार या फिर अनइक्वल वे में कभी भी इनइक्वालिटी नहीं करनी चाहिए। ड्रग्स और संगठित जो अपराध हैं, उनके बीच में कितना गहरा संबंध आप समझते हैं? देखिए, जब एक इंसान जो है अपने दिमाग का तवाज़ुन खो देता है, जब वो अपने घर का नहीं रहता है, जब वो किसी चीज़ का नहीं रहता है, किसी किसी काम का नहीं रहता है, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता टेंडेंसी को इंक्रीज़ करता है और उसका काम जो है सिर्फ़ ड्रग का इनटेक करना होता है। उसके साथ जो है जब उसे बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है, जब उसे ड्रग को खरीदना होता है, तो वो कहीं न कहीं जो है अ, अपराध में लग जाता है, वो कहीं न कहीं माफ़ियाज़ में जुड़ जाता है, वो कहीं न कहीं उस चीज़ में जो कि लूटिंग होती है या फिर आप रख लीजिए किसी को इंटिमिडेट करके या फिर एक्सटॉर्शन में लग जाता है। तो इसी तरह जो एक इंसान जो है क्रिमिनलाइज़ होता जाता है, वहाँ से ड्रग्स भी करता है, वहाँ से वो अल्कोहल भी पीता है। तो डिफरेंट चीज़ें जब उसके दिमाग पे आ जाती हैं,
जब वो ना घर वालों का रहता है, ना उसके पास अपना कुछ रहता है, ना वो अपनी चीज़ लाने के लिए रहता है, तो वो कहीं न कहीं एक किस्म का इस तरह हो जाता है कि वो अब नीडी बन जाता है। और जब वो नीडी बन जाता है, उसके साथ-साथ जो है वो एक्सटॉर्शन को स्टार्ट करता है, वो लूटिंग को स्टार्ट करता है, वो चोर-बाज़ारी में लग जाता है। तो इसी तरह जो एक इंसान जो है फिर आराम-आराम से अपराध में लग जाता है, और उस इंसान के लिए जो कि इन सब कामों में, इन एक्शंस में लग जाता है, उसके लिए ये सब चीज़ें जो है नॉर्मलाइज़ हो चुकी होती हैं। क्या जागरूकता अभियान वास्तव में असरदार साबित हो रहे हैं? सरकार और समाज के बीच बेहतर समन्वय कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के ज़माने में। जिस तरह से हम सोशल मीडिया की ज़रिए अवेयरनेस को फैलाएँ, या फिर पदयात्राज़ करें, या फिर जो डिफरेंट मीन्स हैं मोबिलाइज़ेशन के, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा हम अवेयरनेस फैलाएँगे, उतनी ज़्यादा जो जनरेशन है, उन तक ये बात पहुँचेगी, और उन्हें कहीं न कहीं ये लगेगा कि हम जो कर रहे हैं, या जो ड्रग एडिक्शन है, वो कितनी ज़्यादा जानलेवा हमारे लिए हो सकती है। और बात की जाए जो ब्रिज है, ब्रिज करना है गवर्नमेंट को, या फिर जो हमारे ड्रग ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स वाले हैं, तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर और हमारे सोसाइटीज़ के बीच में अगर हमें एक ब्रिज को फॉर्म करना है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हमें जो है मोबिलाइज़ करना चाहिए लोगों को। हमें मोहल्लाज़ में, हमें डिफरेंट जो सिटीज़ या टाउन्स हैं, उनमें जाना चाहिए, ड्रग डी एडिक्शन वालों को आना चाहिए, और प्रॉपर उनके साथ, लोगों के साथ काउंसलिंग करनी चाहिए, लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए। एंड जब जब ऐसा होगा, तो कोलैबोरेटेड वे में जो है कहीं न कहीं इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्या खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां जो हैं वो नशे की रोकथाम में काफ़ी कारगर और मदद करती हैं? हाँ, अभिभावक जो हैं उनको किन बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है? देखिए, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा बहुत क्राइसिस है, और बहुत सारे लोग जो हैं पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागते हैं। तो मैं समझता हूँ इस टाइम में एंग्ज़ायटी भी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। और कहीं न कहीं मैंने जिस तरह से आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि ड्रग एडिक्शन के लिए जो एक सबसे बड़ा कारण है, वो अनएम्प्लॉयमेंट भी है। लोग बेरोज़गार हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस टूटी हुई होती हैं, और वो लोग जो हैं फिर डिप्रेशन का आराम-आराम से शिकार हो जाते हैं, फिर एंग्ज़ायटी का हो जाते हैं। और इसी तरह वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं। देन फिर वो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स का जो है एक तरह से जो है एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर ये बहुत बड़ा एक लूप चलता जाता है, और बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अब जिस तरह से बात है कि स्पोर्ट्स आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जिस तरह से या तो आपके पास स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी हो, या फिर करने के लिए, या फिर आपके पास जो है कोई हॉबी हो जिसमें आप इंडल्ज कर पाएँ अपने आप को। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डूम स्क्रॉलिंग जो है, उससे आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आपके पास, आप बाहर निकल रहे हैं तो माहौल ख़राब है। जब आप माहौल में डूब जाते हैं, तो आप पीयर प्रेशर का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें बचाने के लिए या तो कोई पर्सनल हॉबी हो जिसमें आप इंडल्ज रहेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, अपने आप को चुस्त रखेंगे, या फिर जिम आप जा सकते हैं, जिम्नाज़ियम में अपने आप को पार्ट बना सकते हैं आप उस चीज़ का। तो उसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अगर इन जनरल बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। आने वाले वर्षों में ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ी रणनीति क्या होनी चाहिए? विश्व नशा निषेध दिवस का वास्तविक संदेश आम जनता तक कैसे और किस तरह से पूरे तरीके से पहुंच सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरह से आज तक हमने इस चीज़ में थोड़ी बहुत कमी जो रखी, जिस तरह से हमें मोबिलाइज़ेशन करनी चाहिए थी, अवेयरनेस फैलानी चाहिए थी, वो हम नहीं फैला पाए। लेकिन जिस तरह से अभी इस चीज़ में पेस देखने को मिल रही है, एक मोमेंटम सा बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ हमें सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर तहकीक करनी चाहिए कि कितने केसेज़ हैं, किस तरह के केसेज़ हैं, और इन्हें जो है ट्रीटमेंट का क्या इलाज है, कितना इलाज जो है इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। जिस तरह से ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं, वो कितने खोले जा रहे हैं, कितने हैं, किस तरह है, तो पूरा प्रॉपर एक इसका जो है रिव्यू लेना चाहिए। देन उसके बाद जो है हमें अपनी सोसाइटीज़ में मोहल्लाज़ को जो है मोबिलाइज़ करना चाहिए। मोहल्ला की जो कमेटियाँ हैं, उन्हें मोबिलाइज़ करना चाहिए। जो मस्जिद या मंदिर या फिर गुरुद्वारे हैं, या फिर चर्चेज़ हैं, उनकी जो कमिटीज़ को जो है फ़ॉर्म करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि हम ड्रग्स नहीं, बल्कि बाकी जो सोशल इविल्स हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, उनके खिलाफ जो हैं एकजुट हो जाएँ, और उनके खिलाफ जो है काफ़ी अच्छे से जो है इम्पैक्टफुल कदम लें। जो भी हम लें वो एक अच्छा स्टेप हो, वो एक ऐसा फ्रूटफुल स्टेप हो जिससे जो है जिससे जो है हमें इम्पैक्ट देखने को मिले।
बातें आपने रखी हैं, आप जाते हैं कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? देखिए आज एक दिन है और पर्टिकुलरली हम इस दिन को सेलिब्रेट इन द सेंस कि हम इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ करेंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को आज डिस्क्राइब करेंगे और यूनाइटेड नेशंस जो है मे बी इस चीज़ के ऊपर जो है आज आपको ये बताएगा कि कितने केसेस हैं। बट एक चैलेंज जो है वो हम सब के लिए वो ये रहता है, वो चाहे आप सोसाइटी के पार्ट हैं, एज़ अ फैमिली मेंबर हैं या फिर आप एक पेरेंट हैं एक एडिक्ट के या फिर सिंपल चिल्ड्रन है कोई या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज हम सब के लिए ये रहता है कि हम अपने माहौल को किस तरह साफ रखें। हमारे माहौल में जो लोग पाए जा रहे हैं, जो लोग हैं, लेकिन वो असल में वो लोग हैं जो आपकी सोसाइटी से नफ़रत करते हैं, जो इंसानियत से न नफ़रत करते हैं और तब जाके वो अपने घर बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाने के लिए जो है, आपके घरों को, आपके औलादों को, आपकी खुशियों को तबाह कर देते हैं। तो हम सबको उन लोगों के खिलाफ एकजुट होना है, चाहे हम रिलीजियस अपने मेंबरों से इस चीज़ का ऐलान करें या फिर हम अपने मंदिरों से इस चीज़ का ऐलान करें, लेकिन हमें इस चीज़ के खिलाफ एकजुट होने की ज़रूरत है। धन्यवाद अयान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय साझा करने के लिए हमारे साथ। तो नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी या सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। एक जागरूक परिवार, जिम्मेदार नागरिक और सकारात्मक वातावरण ही युवाओं को सुरक्षित भविष्य दे सकता है। विश्व नशा निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि रोकथाम, जागरूकता, उपचार और पुनर्वास, ये चारों मिलकर ही इस चुनौती का समाधान बन सकते हैं। आइए संकल्प लें कि हम स्वयं नशे से दूर रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा ड्रग्स मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सवाल आज का भी इतना ही। डार्क न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।